वेलकम बैक। हर हर महादेव। आज सैटर्न के बारे में बात करते हैं। सैटर्न आपके कर्म का कारक है, समय का कारक है, काल का कारक है। सैटर्न बहुत ही हार्श प्लैनेट है, बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट भी है अगर आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है सैटर्न सबको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली सैटर्न, पहले वीडियो में मैंने बताया है कि कोई भी प्लैनेट आपको एज ए टीचर वहाँ पर अपना रोल अदा करता है। सैटर्न भी रिजल्ट आपको देते हैं अपनी दूसरी राशि एक्वेरियस में, अपनी पहली राशि कैप्रिकॉर्न में, जो कि 10th हाउस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है आपके केंद्रों में। ऑल्सो यहाँ पर जुपिटर नीच का होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे जो हार्श घर है, सबसे जो एक कोल्ड घर है आपके पूरे कुंडली में, वो 10th हाउस है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। यहाँ मार्स एक्सॉल्टेड होता है, वहाँ पर आपको अपना एंगर, अपना एक दूसरों को पीछे करके आगे जाने वाला एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। आपको अपना पावर, अपनी जो प्रेजेंस है वो आगे रखनी पड़ेगी करियर में आगे जाने के लिए। ऑल्सो सैटर्न बहुत ही ज़्यादा जस्टिस ओरिएंटेड प्लैनेट है। चाहे आपने कर्म कैसे भी करे हों, अच्छे करे हों, बुरे करे हों, आपको कर्म मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको उनके रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जिनकी भी 7.5 या महादशा अभी स्टार्ट हुई है जस्ट, उनके लिए सबसे हार्ड फेस होता है ये सैटर्न का, क्योंकि ये लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं एंड उसके बाद इनको अचानक से एक स्ट्रिक्ट टीचर या एक आर्मी कमांडर इनके सामने आ जाता है, जिसके पास कोई भी इनका बहाना नहीं चलता। दैट इफ़ यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग। इनको ये लगता है कि एक बार अगर ये थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, चल जाएगा। 7.5 स्पेशली महादशा के इनिशियल पार्ट में ये सारी चीज़ें नहीं चलती एंड सबसे ज़्यादा इनको अपने अपर बॉडी के लेवल पे इनको ये चीज़ महसूस होती है, सिर के ऊपर एंड हेडेक्स वगैरह होना। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, स्पेशली 7.5 के स्टार्टिंग में। शनि बहुत ही ज़्यादा मेजर प्लैनेट है एंड इतने मेजर प्लैनेट है कि बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, जब आप ढंग से नक्षत्रों को समझेंगे, ढंग से अपने कारक को समझेंगे शनि के, तो आपको देखने को मिलेगा वो इतने सारे घरों के कारक हैं। 10th हाउस के कारक हैं, 6th हाउस के कारक हैं, 12th हाउस के कारक हैं। इतने सारे उनके जो कारक तत्व हैं उनके साथ आपको देखने को मिलेगा नक्षत्र एक्सचेंज में, उनके फिर राशि एक्सचेंज। ये सारी चीज़ें जब आप मिला के देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही हाउसेज में, सारे ही प्लैनेट्स में आपको शनि का इन्फ्लुएंस दिखेगा। शनि का एक कारक आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए शनि और जुपिटर ये दोनों बहुत ज़्यादा मेजर प्लैनेट हैं, जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर चार्ट अगर एक साथ आ जाए या फिर एक साथ कंजंक्शन में है, आपके चार्ट को कंट्रोल करते हैं 90%। इतना मेजर प्लैनेट शनि क्यों बनता है? क्योंकि कितनी बार आपने सुना है किसी को कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, चाहे वो उसकी कर्म भूमि हो या फिर ना हो, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहां से मूव आउट करना पड़ा क्योंकि उसको वहां पर मजा नहीं आ रहा था, उसका इन्वायरमेंट वहां उसको अच्छा नहीं लग रहा था। कभी आपने सुना ऐसा? नहीं, क्योंकि शनि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट है, क्योंकि जब भी किसी का ट्रांसफ़र होता है लोग वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके कर्म का ट्रांसफ़र हुआ है, उनके जो भी पोजीशन थी वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उनका जो जॉब है, उनका बिजनेस है, वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो चुका है। जॉब बिजनेस का कारक शनि है। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि उनका पूरा कर्म ही वहाँ पर है, वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह, जहाँ पर उनको शायद कोई जानता हो या ना जानता हो, नई ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए चले जाते हैं। ये शनि के कैप्रिकॉर्न के राशि को दर्शाता है, ये शनि की रूथलेसनेस को दिखाता है, शनि का कोल्डनेस आपको दिखाता है, क्योंकि जितने भी कारक तत्व हैं ना, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं शनि के हमारे लाइफ में। लोगों को लगता है एक बार शनि को इग्नोर कर देंगे तो उनकी लाइफ में चल जाएगा। नहीं, नहीं चलेगा। इतने ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट को आप जब भी स्टडी कर रहे हैं, जब भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप सरेंडर नहीं करेंगे, आपको सबसे पहले को तोड़ा जाएगा, सबसे पहले आपको तोड़ के प्रेशर के अंडर डाला जाएगा। वन मोर थिंग, जिनका भी शनि हाई डिग्री का है, आत्मकारक फर्स्ट हाउस या फिर लगन को देख रहा है, लग्नेश के साथ है, ऐसे लोग हैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में डिले, सडननेस, अचानक से चीज़ें हो जाना, ये सारी चीज़ें। ऑल्सो कि बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस अगर ये रेट्रोगेट हो गया तो और ज़्यादा इनको मिलती है, क्योंकि शनि चंद्रमा का भी एक कंजंक्शन अगर बन रहा है या फिर जो भी मैंने पहले कॉम्बिनेशंस बताए, इन सारे कॉम्बिनेशंस में ये लोग एक पर्पस लेके आए होते हैं अपने कर्म के टूर। पर्पस अपने कर्म के टूर्स लेके आना जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा कार्मिक है। स्पेशली अगर ये रेट्रोगेट हो जाए तो और ज़्यादा इनकी चेष्टा बल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा इनको रेस्टलेसनेस होना,
एक काम छोड़ने के बाद दूसरे काम पे आ जाना कि अब एक काम हो गया तो अब दूसरा क्या, एक साथ बहुत सारे काम को करना, एक साथ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहना, सेल्फ सैबोटेज करना, एंड अगर थोड़ा सा भी अगर इनडिसिप्लिन हो जाए तो अपने ऊपर उस चीज़ का गुस्सा निकालना, ये चीज़ कभी कभार सेल्फ हार्मिंग भी बन जाती है अगर लगने से कनेक्ट हो रही है। इस चीज़ का इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऑल्सो अगर ये मून और सैटर्न का कंजंक्शन है, विष योग अगर बन रहा है, बहुत अच्छा आपको करियर के ऊपर लेके जा सकता है। आपका यहाँ पर सैटर्न या तो मून कोई भी एक यहाँ पर एक दूसरे से ज़्यादा बली होना चाहिए और अच्छे प्लैनेट्स के साथ उसकी दृष्टि मिलनी चाहिए, या फिर उसका षडबल वहाँ पर मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर दोनों ही प्लैनेट्स वीक हो जाते हैं तो आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है। दूसरे लोग अगर सबसे पहले कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कोई भी सिचुएशन होगी, आप सबसे पहले सबसे नेगेटिव चीज़ जो हो सकती है दुनिया में वो सोचने लग जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेट है सैटर्न मून वाले हैं या फिर सैटर्न कैंसर राशि वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनको देखने को मिलेगा, कैप्रिकॉर्न मून वाले लोगों को भी, कि सबसे नेगेटिव थॉट आपको सबसे पहले आते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एंड अपने मून को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखना है, क्योंकि सैटर्न तभी आप अपने कंट्रोल में ला पाएंगे अपने कर्म को, क्योंकि जब आपका मून स्टेबल रहेगा, आपका मन जो है वो खुद से स्टेबल रहेगा। जब तक आपका मन स्टेबल नहीं है, लेजी हो जाएंगे आप, वहाँ पर अपने कर्मठ नहीं रहेंगे। आप जितना भी कर्म करने की कोशिश करें, आलस की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवर थिंकिंग की वजह से पूरा पूरा दिन बिता देंगे कुछ भी करते हुए, एंड आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कब निकल गई। इसीलिए आपको सैटर्न मून कंजंक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी मदर का ख्याल रखना, अपने खुद के चंद्रमा का, अपने मन का ख्याल रखना, स्पेशली अपने फूड का ख्याल रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनिदेव की ओवरऑल स्टोरी में आपको एक बार ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता हूँ। शनिदेव के जो पिताश्री हैं यानी कि सूर्यदेव एक बार छाया देवी के पास गए एंड उसके बाद वहाँ पर उनके संबंध बने। आफ्टर दैट उनका जो पुत्र हुआ, ऑल्सो जब शनिदेव की मदर, उनकी जो मदर छाया है, उनसे सूर्यदेव की मीटिंग हुई, वहाँ पर उस मीटिंग के बाद शनिदेव पैदा हुए। एंड जब शनिदेव पैदा हुए, बिकॉज उनका जो स्किन टोन था वो ब्लैक था, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था, तो सूर्यदेव ने कहा कि ये अगर मेरा पुत्र होता, क्योंकि ये सूर्यदेव का पुत्र है, तो वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी होता, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन का होता। एंड यहाँ पर थोड़ा रेसिज्म भी देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा एक वाइट स्किन का होता है या फिर किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा तेजस्वी होता है, उसके अंदर से एनर्जी सबको मिलती, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर पे बैठे हुए हैं एंड सबको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रेट्रोगेट होना, कम्बस्ट होना, किसी भी चीज़ का वक्री होना, किसी भी प्लैनेट की कोई भी दशा या फिर किसी भी प्लैनेट का कोई भी कंडीशन आपके चार्ट में सूर्यदेव कंट्रोल करते हैं। इसीलिए उनको लगा कि उनका पुत्र इतना डार्क स्किन का नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा काला नहीं हो सकता, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा अपने पिता से बहिष्कार की फीलिंग यहाँ पर देखने को मिली, बहुत ज़्यादा उनको चाइल्डहुड ट्रॉमा मिला, बहुत ज़्यादा उनको नकारा गया। इसीलिए एक रेज सबसे पहले उनके चाइल्डहुड में था, सबसे ज़्यादा एक ट्रॉमा उनके चाइल्डहुड में था। शनि जिनका भी आत्मकारक है, किसी को भी आप उठा के पूछ लीजिए उनका चाइल्डहुड कैसा था, स्पेशली इनिशियल चाइल्डहुड उनका कैसा था। मदर को ससुराल से इश्यूज़ आना, मदर को हेल्थ इश्यूज़ आना, मदर को यहाँ पर ओवरऑल वो ससुराल में एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलना, आपको बहुत ज़्यादा इनिशियल इमोशनल ट्रॉमा हो जाना, चाइल्डहुड ऐसे ट्रॉमाज होना, घर में लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही है, ऑल दैट थिंग्स। वो जो अंदर का रेज है ना, वो इन लोगों को आगे चल के शनि आत्मकारक वालों को सक्सेस देता है, क्योंकि ये अगर यहाँ पर इनका मंगल अच्छा हो गया, ये उस एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हैं, ये उस एनर्जी को अपने कर्म में लगा लेते हैं। वो गुस्सा जो इनके अंदर है कि अपने आप को प्रूफ करना है, अपने आप को कुछ बन के दिखाना है, अपने मदर का सर ऊपर करने के लिए ये लोग उस रेज को अगर सही तरीके से यूज़ कर लेते हैं, ऊंचाइयों में जा सकते हैं, स्पेशली आफ्टर 30, जब शनि का मैच्योरिटी पीरियड आता है तो बहुत अच्छा इनको अपने करियर में राइज देखने को मिलता है। बहुत बार ये लोग इंडस्ट्रीज़ खड़े कर देते हैं, विपरीत राजयोग की तरह ये चीज़ काम करती है। पर अगर यहाँ पर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं हुआ या फिर किसी भी तरह से अगर आपकी मदर यहाँ पर अनसपोर्टिव हो गई, आपको देखने को मिलेगा ये बहुत लोग सुसाइड कर लेंगे, बहुत लोग नशे पत्ते में पड़ जाएंगे, गलत चीज़ों में पड़ जाएंगे। इसीलिए सेंसिटिव प्लेसमेंट है, सेंसिटिव आत्मकारक है, स्पेशली एज शनि। एंड शनि
कोल्ड प्लैनेट ज़रूर है, पर वो ऐसा कोल्ड प्लैनेट है जो अपने अंदर गुस्से को दबा के रखता है, क्योंकि इनका चाइल्डहुड उतना कुछ खास रहा नहीं था। तो जो चाइल्डहुड का गुस्सा है उसकी वजह से इनको एंगर इश्यूज़ होना, उसकी वजह से इनको बहुत सारे ऐसे OCD ADHD ऐसी ऐसी चीज़ें, मेंटल डिसऑर्डर हो जाना भी बहुत कॉमन है शनि वाले लोगों को। लेट्स सी कि ये अलग अलग हाउसेस में इनकी एनर्जी कैसे काम करती है, अलग अलग हाउसेस में ये अपना रिजल्ट देते हैं। वन मोर थिंग कि ये कड़वाहट के भी कारक हैं, है ना। जहाँ भी बैठेंगे, जिस भी राशि में बैठेंगे वहाँ पर कड़वाहट लाएंगे। एंड अगर आपने एक बार उस कड़वाहट को पी लिया, उस कड़वे जहर को पी लिया, उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि सेकंड फेज जो भी रहता है वो उनके शनि और राहु का कॉम्बिनेशन एक्वेरियस का रहता है ना। पहले कैप्रिकॉर्न के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो राशि हो, चाहे वो हाउसेस हो, चाहे 7.5 हो या महादशा हो। पहले कैप्रिकॉर्न की आपको ट्रेड्स अपने अंदर लाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको राहु सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन एक्वेरियस में जो रिजल्ट्स की राशि है वहाँ पर आपको फिर रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं। कड़वाहट रिलेशनशिप में आ सकती है, कड़वाहट जीव के कारक को आ सकती है, कड़वाहट जहाँ भी बैठे हैं उस कारक तत्वों के या फिर उस राशि के रिलेटेड चीज़ों में आ सकती है। जैसे कि अगर लिब्रा में बैठे हैं, एक्सॉल्टेड बैठे हैं, तो आपके मैरिज में, पार्टनरशिप में हो सकती है। सोसाइटी आपको कैसे देखती है उस चीज़ से हो सकती है। अगर लियो में बैठे हैं तो गवर्नमेंट से कोई दिक्कत होना, अगर लियो में बैठे हैं तो आपके फादर से कोई दिक्कत होना, या फिर अगर फादर से कोई दिक्कत नहीं है तो आपके फेम में दिक्कत होना, पूर्व पुण्य में दिक्कत होना, ये सारी चीज़ें। समझते हैं कि अलग अलग हाउसेज में कैसे काम करते हैं शनिदेव। सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस का सैटर्न एरीज में डेबिलिटेटेड माना जाता है, एंड सैटर्न 7th हाउस एंड 7th राशि लीब्रा में एक्सॉल्टेड माना जाता है। शनिदेव जब भी पहले घर में आएंगे आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बनाएंगे। इसका क्या मतलब है, एक काम हुआ नहीं हुआ आप दूसरा काम पकड़ लेंगे, या फिर एक ही साथ बहुत सारे काम करना बहुत ज़्यादा मेजर ट्रेट है सैटर्न फर्स्ट हाउस का। बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करवाना, बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल की तरह बात करना। ये लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, चाहे इनका इतना ही कम इनकी उम्र हो, पर ज़िंदगी ने ऐसी ऐसी चीज़ इनको दिखाई होती है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस इनके साथ होते हैं कि ये लोग अपने आप ही बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर आ जाती हैं। एंड थोड़ी दिक्कतें इनको बहुत ज़्यादा होती हैं अपने आप को प्रेजेंट करने में, अपने शादी में भी। एंड इनके बाल में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत मिलेगी, या तो हेयर फॉल होगा या तो फिर बहुत जल्दी ये लोग गंजेपन की तरफ चले जाएंगे। फर्स्ट हाउस का सैटर्न अगर यहाँ पर मार्स अच्छा नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड दिख सकते हैं, इनके स्किन में बहुत बार इश्यूज़ मैंने देखे हैं। ऑल्सो कि फर्स्ट हाउस का सैटर्न उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग हमेशा कर्मठ रहते हैं। इसका क्या मतलब है, आप अगर एक गोल को लेके एक समय पे एक ही कार्य कर सकते हैं, देन दिस सैटर्न विल वर्क इमेंसली। एक गोल को लेके एक काम पहले ख़त्म करिए, फिर दूसरे काम में जाइए, क्योंकि इनको क्या लगता है कि एक काम अगर हो गया फिर ये लोग खाली नहीं बैठ सकते। इनकी सबसे बड़ी, चाहे आप दिक्कत बोलिए सुपर पावर बोलिए, वो आपका पर्सपेक्टिव है। अगर आपने इसको सुपर पावर के पर्सपेक्टिव से देख लिया, एक प्रोजेक्ट कर लिया, दूसरा प्रोजेक्ट कर लिया, तीसरा प्रोजेक्ट कर लिया, एंड बिना छुट्टी के करेंगे, बिना किसी सपोर्ट के करेंगे, एंड ये लोग बहुत ज़्यादा खुदगर्ज भी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने इनको इतना धोखा दिया होता है, लोगों ने इनको इतना ज़्यादा ठगा होता है कि इनको किसी के ऊपर भरोसा करना आसान नहीं लगता। एंगर इशूज़ थोड़े से इनको हो जाते हैं, थोड़े से इनको ट्रस्ट इशूज़ भी हो जाते हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इनिशियल स्टेज में अगर ये लोग अच्छे से मेहनत कर लें, 30 के बाद बहुत अच्छा इनको राइज देखने को मिलता है। एंड जिस भी राशि में यहाँ पर पड़ रहा है, उस राशि को अगर आप संभाल लेते हैं, उस राशि के कड़वेपन को संभाल लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पर अपने आप को अच्छे से रखना, अपने आप के बारे में अच्छे एफर्मेशंस देना, अपने आप के बारे में अच्छी चीज़ें बोलना, अपने आप के बारे में अच्छा सोचना, एंड नॉट फीलिंग इनसिक्योर, एंड अपने आप को अच्छे से वेल ड्रेस्ड रखना। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर मार्स आपको सपोर्ट कर देगा अंडरनीथ। क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, मार्स का नेचुरल घर बनता है, पर इससे जो सेकंड हाउस है वो आपके खाने का हाउस है। जब तक आप अपने खाने में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, अपने बोली में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे ना, क्योंकि फर्स्ट हाउस सैटर्न वाले लोग बहुत बार बहुत कड़वा बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इनको रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। सो उस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। अगर इन्होंने रेगुलर अपने मार्स को चैनलाइज किया, रेगुलर वर्कआउट करना, अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोलना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सेकंड हाउस से ये जो रिसोर्सेज ले रहे हैं वो स्पीच का है, यहाँ से सेकंड हाउस। सो
जब वो स्पीच से अपना रिसोर्सेस ले रहे हैं अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने लगन को चार्ज करने के लिए, इसलिए इनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक मैंने देखी है। इन लोगों को उठते ही, अब अगर आप 10-15 मिनट अपने लिए मेडिटेशन करके अच्छी चीज़ें बोल सकते हैं, या फिर पूजा करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद अपने लिए अच्छी चीज़ें बोल सकते हैं, दैट आई एम अ वेरी गुड सोल, आई एम हेल्दी, आई एम काम एवरीडे, ऐसी सारी चीज़ें, जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जितने भी सारे आपके अलग अलग एफर्मेशंस, अगर आप अच्छे एफर्मेशंस स्पेशली अपने पर्सनैलिटी के रिलेटेड, अपने रिलेटेड बोल सकते हैं एंड रेगुलर वर्कआउट कर सकते हैं, दिस सैटर्न विल गिव यू इमेंस रिजल्ट आफ्टर 30। सैटर्न इन सेकंड हाउस, सेकंड हाउस का सैटर्न आपको फाइनेंशियल इश्यूज देता है बहुत ज़्यादा। आपको लगातार फ्लक्चुएशंस आपके इनकम में देखने को मिलेगी, सेविंग्स नहीं होने देता, बोलने में दिक्कत, तोतलाना या फिर बहुत ज़्यादा फंबलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मेन कंसर्न आपकी दो चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सेकंड हाउस सैटर्न वालों को आदत होती है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने की। हमेशा मैं इनको कंसल्टेशन में बोलता हूँ, कम बोलिए, प्रिसाइज बोलिए। जितना कम और प्रिसाइज यहाँ पर आप बोलेंगे, उतना आपके फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे, उतना आपका खाने का तरीका अच्छा होगा। इसका क्या मतलब है, सेकंड हाउस सैटर्न वाले लिखा है कि वो ठंडा खाना खाएगा, तो अगर उस चीज़ को आप बैलेंस कर लेते हैं, है ना, वो चीज़ आपके लिए अच्छे से काम कर सकती है। क्योंकि अगर आपके में लिखा है वो 6 हाउस से कनेक्टेड है, तो आपको ठंडा खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो प्रारब्ध से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर वो प्रारब्ध से कनेक्ट नहीं भी है, अगर आप अपने खाने में, स्पीच में डिसिप्लिन ले आते हैं ना, आपको बहुत अच्छे से ये रिज़ल्ट दे सकता है। क्योंकि बहुत बार ये आपके फैमिली के रिलेशंस में कड़वाहट ला देता है, बहुत बार इनको फैमिली की तरफ से बहिष्कार करने की जो फीलिंग है वो आ जाती है, बहुत बार इनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है। सेकंड हाउस सैटर्न वाले को अगर फैमिली वालों ने पढ़ा दी है 12वीं तक, है ना, अगर उन्होंने आपके हाई स्कूल की फीस पे कर दी है, बी मोर देन ग्रेटफुल। अपने परिवार वालों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखेंगे, परिवार वालों से ज़्यादा आप ये सोचेंगे कि मेरे को सपोर्ट मिले। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलने वाला, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर जुपिटर खुद से आके बैठ जाए, अनटिल एंड अनलेस आपका जो लगन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप कहीं भी चाहें, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में रहें, आप खुद से माइनस से, स्क्रैच से वो चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो एनर्जी आपके अंदर नहीं है तो अपने सेकंड हाउस को बैलेंस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेकंड हाउस को बैलेंस करें। क्योंकि आपका सेकंड और 8 का जो एक्सिस है यहाँ पर टॉरस और स्कॉर्पियो का, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है आपके लाइफ में। एंड ये एक्सिस वेल्थ का एक्सिस है, क्योंकि सेकंड हाउस में आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं, 8th हाउस में आप उस चीज़ को दान दे रहे हैं। सेकंड हाउस में खाना खा रहे हैं, 8th हाउस में अपने शरीर से उस खाने को बाहर निकाल रहे हैं। इस चीज़ की वजह से आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि 8th हाउस में शनि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। कैसे कि 8th हाउस का जो शनि है, जब भी ट्रांजिट में हो या फिर आपके नेटल चार्ट में हो, आपको देखने को मिलेगा, उसको कंटक शनि बोलते हैं। कंटक शनि आपके परमानेंट साढ़े साथी की तरह है ना, परमानेंट साढ़े साथी की तरह है वो। सैटर्न मून कंजंक्शन एंड सैटर्न 8th हाउस कंटक शनि की तरह काम करते हैं, परमानेंट साढ़े साथी की तरह काम करते हैं। चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। सेकंड हाउस का शनि आपको हो सकता है कि मदर से प्रॉब्लम दे दे, मदर से रिश्तों में प्रॉब्लम दे दे। हो सकता है कि आपको यहाँ पर अपने घर में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट अच्छा ना मिले, घर में हमेशा केओस होना, या फिर आपके घर में इनसिक्योरिटी आपको होना, ओसीडी वगैरह होना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उस चीज़ का ट्रेट है। शनि इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस का अच्छा माना जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस नेचुरल मर्क्यूरी का हाउस है। आपको बहुत अच्छी इंटेलिजेंस देता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन देता है अगर रेट्रोगेट नहीं है तो। एंड अगर रेट्रोगेट है भी तो एक समय के बाद आप अपनी प्रैक्टिस से इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, चैनलाइज करके। वन मोर थिंग, थर्ड हाउस में जो क्रूर ग्रह हैं, जो मेलेफिक ग्रह हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का घर है, ये एफर्ट्स का घर है। अगर आप किसी नई चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट की वजह से, है ना, क्योंकि ये 4th से 12वां पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट की वजह से अगर आप यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि 4th से 12वें पढ़ने की वजह से यहाँ पर छोड़ने की एनर्जी, यहाँ पर रिलीज़ करने की एनर्जी पाइसिस की एनर्जी है। अगर आप उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में यहाँ नहीं जाएंगे, पराक्रमी नहीं बन सकते, एफर्ट्स लगाना आपको सही जगह पे सही समय पे नहीं आएगा। और अगर आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप अपने लाइफ में कितनी ही मेहनत करें, एक समय तक ही आप ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर थर्ड हाउस में मंगल, शनि, आपका सूर्य, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मेलेफिक हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। थर्ड हाउस में इनका जो प्रोफेशन है, का प्रोफेशन राइटिंग से जुड़ा हो सकता है, जर्नलिज्म से जुड़ा
जुड़ा हो सकता है, बैंकिंग से भी जुड़ा हो सकता है। पोइट्री बहुत अच्छी होती है इनकी। अगर ये मून से कनेक्ट हो रहा है तो ये लव पोइट्री बहुत अच्छी लिख सकते हैं। अगर ये वीनस से कनेक्ट हो रहा है, ये बहुत ही अच्छे डिवोशनल सॉन्ग्स लिख सकते हैं। राइटिंग यहाँ पर आपकी एक सुपर पावर है। यहाँ पर आप इनका भी जेमिनाई में सैटर्न है या फिर इस थर्ड हाउस में सैटर्न है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपने अगले दिन को एक डायरी में प्लान कर सकते हैं अपने टाइम को सेग्रीगेट करके, कि मैं 6 बजे उठा, देन फिर मैंने 7 बजे नाश्ता किया, 8 बजे वर्कआउट करने गया, फिर मैंने 12 बजे अपना ऑफिस खोला। अगर आप ऐसे अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, इतनी अच्छी से आपका सैटर्न यहाँ चैनलाइज होगा, इतना अच्छे से आपके जो माइंड कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पर माइंड कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्पेशली थर्ड हाउस सैटर्न में, क्योंकि थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है। एंड यहाँ अगर ये मेलेफिक हो गया, इतने आपको बुरे थॉट्स देगा, इतने गंदे, इतने नेगेटिव थॉट्स आपको देगा कि सबसे पहले आप नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर कमरे का पंखा बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है, दूसरों को लगेगा कि ठीक है, जाके आप मार्स वाले लोगों को लगेगा कि ठीक है, आप जाके उसको एक बाइक पर चेक कर लेंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुला लेंगे, उसके नट बोल्ट्स ठीक कर देंगे। पर जो सैटर्न मून कंजंक्शन वाला आदमी है या फिर थर्ड हाउस सैटर्न वाला आदमी है, स्पेशली रेट्रोगेट सैटर्न थर्ड हाउस में, वो क्या सोचेगा, एक बार वो पंखे को देखेगा एंड सबसे पहले उसका थॉट ये आएगा कि अगर ये पंखा मेरे ऊपर गिर गया तो क्या होगा, अगर मैंने इस पंखे पर रस्सी लगा के फांसी लगाई तो क्या होगा। इतने घटिया, इतने अजीब अजीब इनको अलग तरह के अतरंगी इनको इमोशनल इनको थॉट्स आते हैं। एंड स्पेशली क्योंकि ये कॉन्शियस में अब जा चुका है, आपका शनि जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो चुका है। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलना स्टार्ट करना होगा। एंड जितना अपने लिए पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखेंगे, पॉजिटिव अपने लिए बोलेंगे, उतना आपके माइंड में क्लैरिटी मिलेगा, उतना आपके जीवन में यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगा। थर्ड हाउस सैटर्न में जितना ज़्यादा अपने स्किल्स को या फिर छोटे कोर्सेज को लेके आप मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको शायद ही कोई चीज़ इनकम दे, क्योंकि यहाँ पर इनकी इनकम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन में रहती है। थोड़े फादर से भी इनके इशूज़ रहते हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि थर्ड हाउस में जब आपका सैटर्न है ना, ये चीज़ अपने सिबलिंग्स की तरफ कोल्डनेस बहुत ज़्यादा मत दिखाइए, क्योंकि मैंने देखा है कि थर्ड हाउस सैटर्न वालों की ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है कि वो लोग अपने सिबलिंग के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से, ढंग से कम्युनिकेशन नहीं करने की वजह से, बात करने की वजह से, अच्छे से बात ना करने की वजह से आगे चल के इनका सिबलिंग्स का रिलेशन ख़त्म हो जाता है। या फिर ये होता है कि अगर हैं भी साथ में तो ज़्यादा बातचीत ना होना, अच्छे से व्यवहार ना होना, ये सारी चीज़ें इनको लगता है कि ये इनके लिए नॉर्मल है कि मैं इतना ज़्यादा अपने अंदर ही इतना लड़ाई लड़ रहा था तो दूसरों को क्या बताऊँ, इनको ये लगता है। पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दैट आपके अंदर की जो लड़ाई है वो सिर्फ आप जानते हैं, आपका ना सिबलिंग जानता है, ना आपके माँ बाप जानते हैं, ना कोई जानता है। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसा इंसान या फिर कोई भी इंसान हो, नॉट ओनली सैटर्न थर्ड हाउस, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी भी दूसरे इंसान के ब्रेन को स्कैन नहीं कर सकते। दूसरे इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, आप ये नहीं जान सकते। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एक्शंस को, अपने इंटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा हिचकते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, बहुत ज़्यादा हिचकते हैं ये लोग अपने आप को बताने में। इनको लगता है कि अगर ये किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को किसी को बता रहे हैं, सिंपैथी गेन कर रहे हैं, ट्रस्ट में दिस इज नॉट एनीथिंग अबव देयर प्रोक्रेस्टिनेशन। ओवर थिंकिंग के अलावा ये कुछ नहीं है। थर्ड हाउस का सैटर्न बहुत बार मैंने देखा है, अगर रेट्रोग्रेड हुआ या फिर ज़्यादा दिग्बली हुआ, हाई डिग्री का हुआ, आपको इनिशियल स्टेज ऑफ के स्टडी करियर में या फिर आपके करियर में एक ब्रेक दिला देगा। दैट 12th में बैक लग गई, या फिर आपने 12th के बाद 1 ईयर ड्रॉप ले लिया, या फिर आपने फर्स्ट ईयर की उसके बाद आपने ड्रॉप ले लिया, 10th के बाद 1 साल ड्रॉप ले लिया, ये सारी चीज़ें, या फिर किसी ना किसी तरह से आपको स्टडी में यहाँ पर ब्रेक देखने को मिलेगा। एंड फादर से इश्यूज़ यहाँ पर थोड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फेम इनको मिलती है, पर फेम मिलने के लिए भी इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कड़वे घूंट इनको पीने पड़ते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, हाउस वाइज काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। आई वुड से हार्ड वर्किंग अगर आप हैं, आलस अगर यहाँ पर नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या, किसी भी हाउसेज में अगर आपका शनि है और वहाँ पर आपने आलस दिखाया, जहाँ आपकी 7.5 लग गई, जहाँ आपकी ढैया महादशा लग गई, इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आपको अपने क्षेत्र को, अपने काम करने के तरीके को, अपने सोचने के तरीकों को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा लाते हैं, अगर आप वहाँ पर समझ के चलते हैं, अच्छे से आप वहाँ पर अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर वहाँ पर अड़ियल रहते हैं, वहाँ पर मान के चलिए आपकी कमर टूटने वाली है, आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि शनि इसलिए कर्म के कारक हैं, इसलिए उनको जस्टिस का प्लैनेट बोला जाता है कि उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आपने कर्म अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं। उनका जो दूसरी राशि है, उनका जो काम है,
सीधा है एक्वेरियस का, आपको रिजल्ट देने का। आपने जो कैप्रिकॉर्न में कर्म कर लिए, अपने कर्म क्षेत्र में जो कर्म कर लिए वो हो गया। अब जो रिजल्ट है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, वो कर्म के रजिस्टर में जाके अप्लाई हो चुका है। अगर आपने अच्छे कर्म किए अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, बुरे कर्म किए बुरे रिजल्ट मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट। शनि इन फोर्थ हाउस का शनि बहुत बार आपकी मदर को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देगा, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, या फिर कि मदर को बहुत ज़्यादा पैरों में दिक्कत होना, पैरों में दर्द होना, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होना, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बार क्या होता है, इनको अपने घर में ही दिक्कत होती है, इनको अपने घर से निकलने में बहुत ज़्यादा, या तो इनको अपने घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, या तो घर से बिल्कुल ही अटैचमेंट नहीं रहेगा, घर इनको जेल की तरह रहेगा, या फिर इनको घर से 2 कदम निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इनका मेजरली जो काम है वो कनेक्टेड है फोर्थ हाउस से, लोगों के कंफर्ट से, एंड ओवरऑल चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा का नेचुरल घर है, नेचुरल यहाँ पर विष योग बन जाता है चंद्र सैटर्न का। ऑल्सो कि आपका जो कर्म है ना वो अब मासेस से जुड़ चुका है। मासेस से क्यों? क्योंकि चंद्रमा और जुपिटर मासेस के प्लैनेट हैं, सोशल प्लैनेट है, स्पेशली जुपिटर ऑल। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स नहीं होना है। ये लोग इतनी सारी चीज़ें स्पेशली समाज की तरफ से झेल चुके होते हैं, इनको लगता है कि समाज जो चाहता है, समाज जो बोलता है उस चीज़ को मैं मानूंगा नहीं, उस चीज़ को मान के कोई तुक नहीं बनता, कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं बनता, ये चीज़। ऑल्सो कि बहुत बार के मदर के साथ जो रिलेशन है उसके साथ कड़वाहट ला सकता है। आपको इनिशियल स्टेज में आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर रेट्रोग्रेड सैटर्न फोर्थ हाउस में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमास होना, एंड ये इमोशनल ट्रॉमा ये लोग दबा के रखते हैं, एंड बाद में ये फिजिकल पेन के रूप में निकलता है। क्योंकि अगर आप इसको साइकोलॉजी की तरफ से देखें, भी ट्रॉमा अगर आपने उसको इग्नोर किया है, उसको हील नहीं किया है, हो सकता है कि आपकी माइंड है वो उस चीज़ को भूल गई हो, पर आपका बॉडी उसको कभी नहीं भूलता, वो ट्रॉमा स्टोर करके रखता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका माइंड उसको भूल जाएगा, पर आपका जो बॉडी है वो पेन के से रिस्पॉन्ड करता है। उसका क्या मतलब है, अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने वर्ड्स को दबाया, अपने फीलिंग्स को दबाया है, आपके थ्रोट में यहाँ पर इश्यूज़ दिखेंगे बहुत ज़्यादा। आपने अगर अपने को दबाया है, अपने एक्शंस को दबाया है, आपको पैर में दिक्कत देखने को मिलेगा, अर्थराइटिस देखने को मिलेगा, बैक पेन देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ शनि की है, ये सारे ट्रॉमा के जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं, ये चीज़ हैं। ऑल्सो कि फोर्थ हाउस सैटर्न वालों को ना अपने घर में, अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। या तो इनकी गाड़ी में रेगुलर फ्रीक्वेंट कोई खर्चा आ जाएगा, फ्रीक्वेंट इनको खराबी मिलेगी, या फिर इनका जो घर का मेन गेट है उसमें आपको कोई ना कोई दिक्कत मिलेगी, या तो वो मेन गेट बहुत ज़्यादा आवाज़ करता होगा। तो इनके बिस्तर में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें बिस्तर के आसपास पड़ी हुई हैं, बेडरूम में बहुत ज़्यादा केओस मचा पड़ा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फोर्थ हाउस का शनि अपना एक दृष्टि 10th हाउस में भी डालता है। अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, अच्छे से काम कर सकता है। अगर इसको आपके लग्नेश का एंड जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी का अच्छा सपोर्ट मिल गया, अच्छे से काम कर सकता है। चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपके इमोशंस आपके कर्म को ओवर पावर नहीं करने चाहिए। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि ये लोग इमोशनल डिसीजन ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, ये लोग अंदर से सूख जाते हैं। हालांकि इमोशन से, यहाँ पर शनि आपको इमोशंस के प्रोस्पेक्टिव में अंदर से सुखा देगा। चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आप अंदर से सूख सकते हैं इमोशन से, पर बाहर से एक हार्ड नट शेल की तरह आप जब दिखते हैं ना, ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इमोशनल डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये लोग इमोशनल होने की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा महंगी गाड़ी ले लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा घर ले लेंगे, देन फिर ईएमआई के ट्रैप में फंस जाएंगे, 6th हाउस के ट्रैप में फंस जाएंगे। या फिर ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होके रिलेशनशिप में डिपेंडेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ओवरली भरोसा करने की वजह से धोखा मिलता है, कोई इनका पैसा ले गया, कोई इनका भरोसा तोड़ गया, देन फिर इनको यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं कि ये हो गया, ट्रस्ट इशू मेरा टूट गया, आई एम फीलिंग नथिंग बट अ डम पर्सन, ये वो दुनियादारी। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके इमोशन सूख चुके हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ओवरली इमोशनल होके या फिर कोई एक ट्रॉमा था उसके वजह से अपने लाइफ डिसीजन को एक ट्रॉमा को इन्फ्लुएंस करने दें। एज सिंपल एज दैट।
पर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आपके लिए रहेगी, क्योंकि ये नेचुरल विष योग है, नेचुरल यहाँ पर शनि चंद्रमा का कंजंक्शन हो रहा है। चंदन का जो लेप होता है या फिर चंदन का टीका शिवलिंग पे लगाने के बाद अपने माथे पे लगाएं। इससे क्या होगा, शिवलिंग की जो एनर्जी है वो आपके माथे पे लगेगी, ये सहस्त्रार चक्र को जागृत करेगी। का सहस्त्रार चक्र आपको डिसीजन लेने में, आपके इंट्यूशन को यहाँ पर बढ़ाएगा एंड आपके मन को शांत करेगा। वन मोर रेमेडी की, अगर आप शिवलिंग पे अभिषेक करके जो पानी बचता है उस पानी को अपने बॉटल में डाल के फिर उसके बाद उस बॉटल में और पानी डाल के अगर आप पी सकते हैं, या फिर आप बॉटल में जिस भी बॉटल में आप पानी पीते हैं या फिर जिस भी आप किसी भी बर्तन में पानी रखते हैं वहाँ पर अगर एक चांदी का सिक्का रख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होगी, क्योंकि ये आपके चंद्रमा की एनर्जी को उस पानी में डाल रहा है, उस पानी को चार्ज करके दे रहा है। सैटर्न इन 5th हाउस का सैटर्न बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपको मांगता है, बहुत ज़्यादा आपको रuthless बनने के लिए आपको मजबूर करता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपको लोग दिखेंगे, चाहे किसी का भी सैटर्न 5th हाउस हो, आर्मी कमांडर की तरह इनको डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो डेली लाइफ में हो, चाहे वो इनके सोने या उठने के समय में हो। अगर 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठ जाएंगे, 6:01 वो लोग नहीं करते। ये चीज़ इनको नेचुरली बहुत ज़्यादा बेनिफिट बनाती है इन टर्म्स ऑफ सैटर्न का नेचर, क्योंकि सैटर्न का नेचर खुद का ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाला है, बहुत ज़्यादा रूथलेस है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सैटर्न के मामले में। पर इनको थोड़ी दिक्कत यहाँ पर गवर्नमेंट से हो सकती है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पर सोच रहा है, चांसेस कम होते हैं, पर अगर यहाँ पर सैटर्न और सूर्य एक साथ हैं, या फिर सूर्य आपका 6th हाउस में है, सूर्य 11th हाउस में है, या फिर और काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के भी। सो इफ़ यू गाइज वांट कि गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशंस के भी वीडियो चाहिए, यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट्स, मैं उसके भी वीडियो बना दूंगा। ये चांसेस थोड़े कम होते हैं दैट गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पर मिले। देयर इज़ ऑलवेज एन एक्सेप्शन। यहाँ पर बच्चों से दिक्कत या फिर प्रेगनेंसी में कंसीव करने में दिक्कत आपको मिल सकती है, अगर ये फीमेल का चार्ट है या फिर मेल का भी अगर चार्ट है। ये स्पर्म क्वालिटी अगर वीनस अच्छा नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा घटा देगा। बहुत बार मैंने देखा है कि इन लोगों को IVF ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज़ का या फिर किसी न किसी से यहाँ पर डिले या फिर दूसरे लोगों का सहारा लेने का यहाँ पर आपको जरूरत पड़ जाती है, स्पेशली रिलेटेड टू किड्स। एंड बच्चे होने के बाद भी इनको बच्चों से बहुत एक कार्मिक रिलेशन रहता है, बच्चों से थोड़े इनको दुख भी मिलते हैं, थोड़े इनको सुख भी मिलते हैं, क्योंकि एक कार्मिक रिलेशन रहता है। उस वजह से इनको जब भी ये कंसीव कर रहे हैं, कंसीव करने से पहले मस्ट कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर। अगर आप मेरे को कंसल्ट करना चाहते हैं, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं लिंक को अगर नीचे डाल दूंगा। सो कि जब भी कंसीव आप करना चाहते हैं, कंसल्ट करके कंसीव करिए, ये अच्छे से जान के कंसीव करिए, टाइम लगा के कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या वो प्रारब्ध से जुड़े हैं कि आपको उस चीज़ को भुगतना ही पड़ेगा, या फिर वो रेमेडीज से वो चीज़ें आपको थोड़ी राहत दे सकती हैं। वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। मेन यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, यहाँ पर बेबी प्लानिंग करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर फीमेल का चार्ट है तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको इन लॉज से बहुत ज़्यादा प्रेशर आए, होता है कि आपको इन लॉज से बहुत ज़्यादा प्रेशर आए आपके संतान के द्वारा, आपके संतान पक्ष के द्वारा। इसका क्या मतलब है, बहुत बार इन लॉज प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देते हैं शादी के जज्बात की, यू नीड टू हैव अ बेबी। पर मैंने मैरिज में भी डिलेज देखे हैं लोगों के, पर ओवरऑल इनको सोशल मीडिया का फेम अच्छा मिल सकता है। सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर काम करते हैं वो चीज़ अच्छे से इनके लिए काम कर सकते हैं। लीडरशिप भी इनकी अच्छी रहती है, क्योंकि ये लोग लेबर्स के साथ या फिर जो मेन जनता है उनके साथ दे नो हाउ टू डील। इनको पता है कैसे बातचीत करनी है, कैसे इनको वहाँ पर चीज़ें डील करनी है। बेसिकली ये लोग स्ट्रीट स्मार्ट बहुत होते हैं, है ना। स्ट्रीट स्मार्टनेस इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों में। एंड आपके इनिशियल एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है, या फिर आपके इनिशियल एजुकेशन में बहुत बार मैंने देखा है कि ये लोग 9th-10th की पढ़ाई के बाद पढ़ाई ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस में घुस जाएंगे। बहुत कम उम्र से कमाना भी ये जो पोजीशन है आपको देगा। बहुत कम उम्र से आप देखेंगे कि ये लोग ट्रेडिंग में घुस गए, या फिर किसी भी चीज़ में ये लोग घुस जाते हैं। दैट 15 साल की उम्र से 16 साल की उम्र से आपने कमाना स्टार्ट कर दी। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको 5th हाउस सैटर्न में दिख जाएंगी। स्टडी एंड आपके बच्चे, आपका फेम, ये 3 चीज़ आपको अपने फोकस में रखनी है एंड डिसिप्लिन में रखनी है। सैटर्न इन 6th हाउस, 6th हाउस का सैटर्न स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है। इसका क्या मतलब है, स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर शनि और
बुध का नेचुरल यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। शनि बुध का कॉम्बिनेशन जिसका भी है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी देगा आपको, ट्रेडिंग में लेके जा सकता है ये। बहुत बार मैंने देखा है कि अगर जुपिटर साथ दे दे या फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, जुपिटर फिफ्थ हाउस हो, ये ट्रेडिंग में चले जाएंगे। चंद्रमा अच्छा होगा, ये लोग किसी हीलिंग प्रोफेशन में चले जाएंगे। वीनस अच्छा होगा तो किसी हीलिंग प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, ये सारी चीज़ों में चले जाएंगे। हाउस का सैटर्न ना आपको दूसरों के रोग से पैसे दिलाएगा, दूसरों के ऋण से पैसा दिलाएगा। इसका क्या मतलब है, वो लाला आपने देखे होंगे, दैट मारवाड़ी लाला लोग रहते हैं, है ना, वो ब्याज में पैसा दे के ब्याज कमा रहे हैं घर बैठे अपने लाइफस्टाइल को दिखा के। जो बहुत लोग हैं लाइफस्टाइल जिनको दिखा के अपने पैसे कमाना, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। बहुत जो लॉयर्स हैं उनके चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी इंसान नेचुरली, चाहे आप इन प्रोफेशंस में हो या ना हो, आपका जो मेन काम है, आपका प्रोफेशन चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लोग आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मांगते आएंगे, लोग आपके पास एडवाइस मांगने आएंगे। आप चाहे उस चीज़ के लिए चार्ज करते हो, आपका वो प्रोफेशन हो या ना हो। इसीलिए बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि इनके कोर्ट केसेस इतने लंबे चल जाते हैं कि ये लोग खुद ही जाके वकील बन जाते हैं, खुद ही इनको LLB की डिग्री करनी पड़ जाती है, या फिर खुद ही इन्होंने इतनी प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा कोर्ट कचहरी में रह जाते हैं कि ये लोग खुद ही एक प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, एक प्रैक्टिसिंग लॉयर यहाँ पर बन जाएंगे। चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वन मोर थिंग, अपने जो डेली लाइफ है, अपने थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 6th हाउस सैटर्न एंड 3rd हाउस सैटर्न में भी मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि इनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इनको देखने को मिलती है। थोड़ा सा अगर इनको ठंड लग जाएगी या फिर थोड़ा सा हवा लग जाए कान में, तो इनको तुरंत इनका गला बैठ जाना, तुरंत इनको टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा इनको शौक देखा है मैंने कि सर मेरी उम्र कितनी होगी, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। एंड हमेशा मैं इनको डिनाई करता हूँ ये चीज़, बिकॉज एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारा काम ये है कि का जो मेन कंसर्न है उस चीज़ को मैं आपको सॉल्व करके दूं, आपके रियल सेल्फ को, आपके रियल पर्सनैलिटी को मैं आपको बताऊं, आपको मैं ये अंदर से आपके मैं जगाऊं कि ठीक है, दैट यू आर समवन, आप कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष का मतलब ही यही है, ज्योत है ना। ज्योत का क्या मतलब है, आपका जो लाइट है, जो लैंप है, वो आपके अंदर जलनी चाहिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अगर दुखी होकर वापस आ रहे हैं, चीज़ को सही नहीं लगती एज एन एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि देखिए, रियलिटी चेक देना एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारा काम होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ड्रीमी कैसल ना बनवाने दें, बहुत ज़्यादा आपको एक ख्यालों के दुनिया में ना रखें। आपको, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको ख्यालों की दुनिया में नहीं लेके जाता। मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, ये अच्छा हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, पर एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू मैं हमेशा अपने कंसल्टेशन में रखता हूँ, हमेशा अपने थॉट में रखता हूँ। क्योंकि भी इंसान एक एस्ट्रोलॉजर के पास अच्छे समय में बहुत कम ही आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने अच्छे समय में एस्ट्रोलॉजर के पास आके उस चीज़ का धन्यवाद करेंगे या फिर बाकी सारी चीज़ों में उनका ध्यान रहेगा। एज एन एस्ट्रोलॉजर ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आप मेरे पास आएँ तो मैं आपको सही चीज़ बताऊँ, पर मैं आपको डीमोटिवेट ना करूँ। बहुत ज़्यादा हम लोग इधर उधर भटक गए। सो सैटर्न 6th हाउस में ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से घिर जाते हैं, रोगों से या फिर शत्रुओं से इतने ज़्यादा घिर जाएंगे कि आपके जो कोर्ट केसेस हैं, ये अगर 4th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, मैंने बहुत बार देखा है कि छोटी डिस्प्यूट फैमिली के विद इन ही बहुत इन लोगों को देखने को मिलता है कि 15-15 साल इनके कोर्ट में चल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर कोर्ट में नहीं भी चल रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ एक डिस्प्यूट होना अपने प्रॉपर्टी के साथ। यहाँ पर आपको मामा पक्ष से दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि 6th हाउस आपका मामा पक्ष का भी होता है। इस आपको अपने मामा पक्ष से थोड़ी सी कड़वाहट ला सकती है आपके, स्पेशली शादी के बाद भी। का जो कर्म है वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का राउंड है, चाहे अब वो प्रोफेशन से आपके जुड़े या ना जुड़े। क्योंकि कर्म और प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोफेशन जो है ना, प्रोफेशन का कारक आपके 6th हाउस में आ चुका है, जो कि ये प्रारब्ध का हाउस है। यहाँ पर आपको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका शक्ति स्थान जो है, इससे 7th आपका 12वां पड़ता है, जहाँ पर अल्टीमेट फ्रीडम ब्रह्म ज्ञान है, पाइसिस की एनर्जी है। पर यहाँ पर ना लिमिटेशंस है, यहाँ पर एक कंपटीशन है, ये एक वॉर जोन है, ये एक ना बंधे हुए माहौल की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि किसी ने आपको रस्सी से कस के बांधा हुआ है, दैट इज़ द इन्वायरमेंट। यहाँ पर आपका जो प्रोफेशन है, इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स होना, प्रोफेशन में दिक्कतें आना मैंने बहुत कॉमन देखी हैं। बहुत बार इनको प्रमोशंस में भी दिक्कतें मिल जाती हैं, क्योंकि ये नेचुरली ऐसी पोजीशन की अब सब कुछ प्रारब्ध के हाथ में है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर आप कर नहीं सकते।
मेन यहाँ पर मैं आपको रेमेडी बोलूँगा कि आप रुद्राक्ष की माला पे अगर मंत्र जाप कर सकते हैं, प्रारब्ध को जल्दी काटने में आपकी मदद करेगा। बहुत ज़्यादा जो बंधन आपको फील होता है उस चीज़ से आपको थोड़ा खुलने में मदद करेगा। इन 7th हाउस, नाउ 7th हाउस नेचुरल लिब्रा का है, वीनस का है। नेचुरल यहाँ पर सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ पर सैटर्न एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। एग्जॉल्टेड सैटर्न का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर देने के लिए बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप प्रोफेशन में या फिर अपने फील्ड में रहते हैं या फिर जब भी आप अपने ऑफिस में होते हैं, आपको ये लगता है कि मैं क्या क्या चीज़ अपने कलीग्स को दे दूँ, क्या क्या अपने कलीग्स की मदद करूँ, या फिर क्या अपना 200%, नॉट 100%, 200% अपने लाइफ में अपने कर्म को दे दूँ। ये बहुत ज़्यादा कर्मठ लोग हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी होल्ड करते हैं, क्योंकि इनके लिए अब जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है वो इनका कर्म है। सर्वश्रेष्ठ जो इनका चीज़ है वो लोगों को अपने कर्म के स्वरूप से सेवा देने का जो भाव रहता है इनके अंदर मैंने देखा है। वन मोर थिंग कि ये जो घर है वो इस चीज़ का है कि सोसाइटी आपको कैसे परसीव करती है। सोसाइटी आपको एक कोल्ड पर्सनैलिटी, सोसाइटी आपको एक डिसिप्लिन मैन की तरह, एक ओल्ड सोल की तरह आपको परसीव करती है। चाहे आपकी उम्र कितनी ही छोटी हो, कितनी ही बड़ी हो, आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह देखा जाएगा दूसरों के द्वारा। हालांकि यहाँ पर उपपद लगन का भी एक अलग पर्सपेक्टिव आ सकता है। अगर आप 12वें घर से देखना चाहते हैं तो उस चीज़ का कैलकुलेशन आप अलग लगा सकते हैं। पर अगर 7th हाउस सैटर्न की बात करें तो ये चीज़ आपकी परसेप्शन टुवर्ड सोसाइटी को बहुत ज़्यादा चेंज करती है। एज ए डिसिप्लिन, एज ए मैच्योर मैन, एज समवन जिसके पास बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा जो कर्मठ है ना, बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड लोग आपको मिलेंगे। बात करें अगर मैरिज पर्सपेक्टिव की, यहाँ पर मैरिज पर्सपेक्टिव में आपको वही यहाँ पर पर्सपेक्टिव मिलेंगे। या तो बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाती है, या तो इनकी बहुत लेट में शादी होती है। और अगर नॉर्मल एज में शादी हो भी गई है तो उसमें कुछ नॉर्मल नहीं रह जाएगा। इसका क्या मतलब है, 7th हाउस का शनि, मैंने बहुत लोगों के में देखा है कि एग्जॉल्टेड शनि, उसके साथ मार्स या फिर सैटर्न मार्स का कंजंक्शन हो रहा है लिब्रा में, एंड उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई, 18 साल में हो गई, 19 साल में हो गई, या फिर 22 साल में हो गई। मैं लिटरली ऐसे केसेस देखे हैं। एंड लोगों को लगता है कि यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ शनि डिले देगा। शनि डिले नहीं देगा, यहाँ पर शनि कड़वाहट ला सकता है, शनि यहाँ पर कोल्डनेस आ सकता है, पर यहाँ पर हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डिले दे। डिले का जो प्लैनेट है या फिर रिपीटेटिव पैटर्न का जो प्लैनेट है वो राहु है। डिले का प्लैनेट शनि तब बनता है जब आपके कर्म में से, अगर आपके कर्म जो है या फिर आपका जो 7th लॉर्ड है वो 6th में चला जाए, कि यहाँ पर शुक्र 6th हाउस में जाकर डेबिलिटेटेड हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक रिलेशंस आपके जीवन में दिखेंगे। बहुत ज़्यादा आपको एक कार्मिक बंधन आपके ओवरऑल मैरिज में महसूस होगा, चाहे वो मैरिज के पहले हो, मैरिज के समय हो, या मैरिज के बाद हो। मैरिज के पहले आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रिश्ते या तो आपको मिले ना, अगर अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज है तो बहुत ज़्यादा आपको रिलेशनशिप में दिक्कत आए, या फिर आपके मामा पक्ष से आपको दिक्कत आए, या फिर जब आपकी शादी हो रही है उस समय के ओपिनियंस मैच ना करें, आपकी लड़ाई हो जाए, या फिर इंगेजमेंट होके टूटना भी। यहाँ पर मैंने देखा है कि एक चार्ट था, मेरे क्लाइंट आए थे, का सैटर्न 7th हाउस में, मार्स उनका 6th हाउस में, एंड मार्स की जो 8वीं दृष्टि है वो उनके लगन पे पड़ रही है। मार्स की 8वीं दृष्टि जिसके भी लगन पे पड़ती है ना, वो खुद ऐसा बंदा हो जाता है कि वो खुद की ही डिस्ट्रक्शन बन जाता है। इसका क्या मतलब है, अपने ही डिसीजन लेगा और खुद को ही डिस्ट्रैक्शन में ले जाएगा या फिर डिस्ट्रक्शन में ले जाएगा। वो खुद को ही बर्बाद करने वाले डिसीजन लेते हैं ये लोग। एंड मार्स 6th हाउस में या फिर सैटर्न मार्स का कंजंक्शन 7th हाउस में बनना, सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन या फिर इन्फ्लुएंस 7th हाउस में आना, मैंने देखा है कि इंगेजमेंट हो गई एंड उसके बाद इंगेजमेंट टूट गई। सो बेसिकली ये जो मेरे क्लाइंट थे उनका क्या हुआ, एक बार उनकी इंगेजमेंट फिक्स हुई, इंगेजमेंट टूटी। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि ये हमेशा मेलेफिक नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज़ का हर एक एक्सेप्शन होता है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में। उनको फिर रेमेडीज़ वगैरह दी, कंसल्टेशन हुई एंड ऑल दैट थिंग। सो मेरे को याद आया तो मैंने आपको बता दिया। 7th हाउस सैटर्न में आपको शादी के बाद भी थोड़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, पर अगर यहाँ पर तरह से मून का इन्फ्लुएंस आ रहा है या फिर किसी तरह से मर्क्यूरी का यहाँ पर इन्फ्लुएंस आ रहा है, हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स को शादी के बाद थोड़ी दिक्कतें हैं, या फिर आपके जो स्पाउस है उसको आपके सिबलिंग से थोड़ी दिक्कतें हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बैलेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि को सबसे ज़्यादा बैलेंस पसंद है। अगर आप शनि को सिर्फ ये बोलेंगे कि आप काम करते रहिए, शनि को वो भी पसंद नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ अगर आप घर में रहिए, भोग की चीज़ों में करिए, शनि को वो भी पसंद नहीं है।
चीज़ों को जब आप लेके चलते हैं, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, इसीलिए जो बैलेंस की राशि है, लिब्रा की राशि है, उसमें शनि जाके एग्जॉल्टेड होते हैं। बैलेंस और बैलेंस ये चीज़ यहाँ पर रखनी है, चाहे पार्टनरशिप हो बिजनेस की, चाहे आप कहीं पर प्रोफेशन देख रहे हैं, चाहे आपकी मैरिज है या फिर कहीं एक सोशल सेटअप में आप गए हैं। इसका ध्यान रखिए। 7th हाउस सैटर्न काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट दे सकता है। सैटर्न इन 8th हाउस, 8th हाउस का सैटर्न कंटक शनि कहा जाता है। एंड कंटक शनि ले देंगे, थोड़ा पेन देंगे, थोड़ा मिजरी आपको देंगे, पर ये लीनियज से आते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो है वो आपके मार्स की दूसरी राशि स्कॉर्पियो का बनता है। ऐसी लीनियज से आते हैं, ऐसे गूढ़ रहस्यों को जानते हैं, जहाँ पर पहले से हो सकता है कोई तंत्र प्रैक्टिस करता हो सकता है बहुत सारे सीक्रेट्स हो, या फिर हो सकता है कोई एक लेगेसी हो, कोई लेगेसी बिजनेस हो, या फिर किसी चीज़ की एक हाथ की कला हो इनके पास। आपको देखने को मिलेगा कि 100 साल की जो ओल्ड मिठाई की शॉप है, या फिर 100 साल के जो पुराने किसी भी तरह के बिजनेस होते हैं, किसी भी तरह से इनहेरिटेंस इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर यहाँ पर मार्स ख़राब नहीं है, इनका जो इनहेरिटेंस है बहुत अच्छा होता है। एंड यहाँ अगर जुपिटर आ गया, इनका जो एथिक्स है, इनके जो ओवरऑल फैमिली के जो प्लानिंग्स है, फैमिली के जितने भी इनके एथिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, बहुत अच्छे इनको फैमिली एथिक्स मिलते हैं। पर इनको खुद के कर्म क्षेत्र में बहुत दिक्कतें आती है। हमेशा कॉलीग्स के साथ लड़ाई होना, हमेशा एक वॉर जोन का बनना, एक ऑफिस में, ऑफिस नहीं इनके लिए वॉर जोन बन जाता है। ये चीज़ सैटर्न मार्स कंजंक्शन में होती है, हमेशा होती है। एंड मैं जितने भी मेरे पास सैटर्न मार्स कंजंक्शन वाले आते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ दैट जितना लड़ोगे उतना बढ़ोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में लड़ते ही रहें, पर इसका मतलब ये है कि आपको लड़ना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि मार्स जो है ना वो एक आर्मी कमांडर है, उसकी एनर्जी जो है ना वो लड़ाई की है। सो जब वो आपके कर्म से जाके जुड़ जाती है ना, तो आपका जो वर्क प्लेस है वो ही एक महाभारत का क्षेत्र बन जाता है। आपको वहाँ पर लड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ पर अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, आपको वहाँ पर दहाड़ना पड़ेगा कि ठीक है दिस इज़ मी, आपको मेरे को ऐसे दबा नहीं सकते, ये वो चीज़ें आपको वहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। घर का कंटक्शन ही आपको ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी तंत्र में बहुत आगे लेके जा सकता है। ये हो सकता है कि आपके घर में कोई प्रैक्टिस करता, उससे आपको इनहेरिट हो जाए वो सारी चीज़ें, वो सारी नॉलेज, क्योंकि 8वां घर इमेंस नॉलेज का भी है। एंड 8वें घर में आपको थोड़े से इन लॉज से दिक्कतें मिल सकती है। 8वें घर में अगर यहाँ पर सैटर्न राहु का कंजंक्शन बन रहा है तो ज़्यादा अच्छा नहीं मानता, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होना। यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है, सैटर्न राहु 8th हाउस में आपको दे सकता है। पर सैटर्न राहु अगर ये किसी जलीय तत्व राशि में है, पाइसिस में, स्कॉर्पियो में या कैंसर में है, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। मोर एग्जांपल, मेरे एक क्लाइंट थे रिसेंटली, एक क्लाइंट आई मेरे पास कि सैटर्न मास का कंजंक्शन था उनका 4th हाउस में। चीज़ भी सेम मैंने उन्हें बोली कि जितना लड़ोगे उतना बढ़ोगे। उनके साथ भी ऑफिस पॉलिटिक्स होना बहुत ज़्यादा, उनकी सन 6th हाउस में भी था उनके D9 में। सो बहुत ज़्यादा बॉसेस से ना बनना, मैनेजर से ना बनना, क्योंकि D9 में उनका टॉस लगन बन रहा था एंड 6th हाउस में उनकी प्लेसमेंट थी लिब्रा में। सो सन यहाँ पर नीच का हो रहा था, उस चीज़ की वजह से दिक्कतें आ रही थी हायर अथॉरिटीज़ से। सो ये चीज़ मैंने उनको सजेस्ट करी कि आप ये रेमेडीज़ कर लीजिए एंड ऑल दैट। 8th हाउस का शनि अगर ये फीमेल का चार्ट है तो हार्मोनल इम्बैलेंस दे सकता है, PCOD PCOS मैंने बहुत कॉमन देखा है। या फिर किडनी का भी यहाँ पर इशू अगर वीनस के साथ है तो दे देता है। या फिर अगर ये मेल का चार्ट है तो आपको देखने को मिला कि जेनिटल एरियाज़ में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम मिलेगी, जेनिटल एरियाज़ में कोई ना कोई आपको दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी। सन इन 9th हाउस, 9th हाउस का सैटर्न आपके भाग्य से जाके जुड़ता है। 9th हाउस का सैटर्न आपके धर्म से, आपके फादर से जाके जुड़ता है एंड फादर के एथिक्स से जाकर जुड़ता है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों के चार्ट में था, मेरी एक क्लाइंट थी उनका सैटर्न 9th हाउस में था, 12वें घर में, कैप्रिकॉन असेंडेंट का। शादी हो चुका था, पर शादी के बाद भी उनकी जो पिताश्री की उनकी जिम्मेदारी वो उनके ऊपर थी, है ना। बहुत बार मैंने देखा है कि लॉन्ग टर्म पिताश्री की जिम्मेदारी लेना, लॉन्ग टर्म अपने फादर का ख्याल रखना, अपने फादर के प्रति पॉसेसिव हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगी। पर अगर ये मेलेफिक हो गया तो फादर के साथ आपको हो सकता है, मैंने बहुत बार देखा है कि फादर ही नहीं रहे, बचपन में चले गए, या फिर फादर के साथ कोई ना कोई दिक्कतें होना कि फादर हैं पर इमोशनली या तो अनअवेलेबल हैं, या तो घर में रहते नहीं, या तो कमाते नहीं, घर बैठे हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फादर के साथ कुछ ना कुछ एक स्पेशल केस सिनेरियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा जो कट्टरपन है स्पेशली अपने धर्म को लेके, ये लोग के अंदर मैंने देखा है कि
अपने धर्म को अच्छा बोलेंगे पर दूसरे के धर्म को गाली देंगे। तो ये चीज़ मैंने इनको हमेशा बोलता हूँ दैट आप अपने धर्म की भी रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों के धर्म की भी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, आपका हक नहीं बनता कि आप किसी चीज़ के लिए बुरा बोले। ये चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। 9th हाउस के सैटर्न में लोगों को लगता है कि किस्मत इनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि सैटर्न की मैंने जो आपको बताया कि 2 थ्योरी है कि पहले आपको कैप्रिकॉर्न की तरह आपको एकदम कोल्ड होके बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे, निष्काम कर्म स्पेशली करने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आपको राहु का जो है वो आपको भोग करने को मिलेगा। राहु का जो वहाँ पर रिजल्ट की राशि है, एक्वेरियस की राशि, उसके रिजल्ट आपको वहाँ पर 11th हाउस में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ इनको इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती, जिसकी वजह से ये बहुत बार मेरे पास आते हैं 9th हाउस सैटर्न वाले कि सर मेरे को ऐसा लगता है मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, लगा नहीं, मैंने इस चीज़ के लिए किया था, ये चीज़ हुआ नहीं। सो उस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट रहना है ना। पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। सिबलिंग्स से या तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो, या तो यहाँ पर सिबलिंग्स आपके सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे, है ना। अगर यहाँ पर फादर जो है वो जीव, अगर जीव के कारक को किसी तरह की दिक्कत नहीं है तो सिबलिंग्स हो सकता है आपके रिलेशंस अच्छे हों सिबलिंग्स के साथ, या फिर अगर सिबलिंग्स के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें एक स्पेक्ट्रम की तरह इसमें काम करती है। 9th हाउस का सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, बहुत ज़्यादा गोल फोकस बनाता है, स्पेशली अपने प्रोफेशन में कि एक चीज़ को आप पहले कर लेंगे उसके बाद दूसरी चीज़ में जंप करेंगे। ये चीज़ एक अच्छा ट्रेट मैं मानता हूँ 9th हाउस सैटर्न वालों की। ज़्यादा इम्पेशेंस होना, क्योंकि ये नेचुरल सेजिटेरियस का घर है, जुपिटर का घर है। सो 30 आफ्टर स्पेशली 16 की एज के बाद भी, क्योंकि जब जुपिटर मैच्योर हो जाए, सैटर्न मैच्योर हो जाए, बहुत बड़ा इनको जंप देखने को मिलता है इन 2 एजेस में। एंड ऑल्सो कि ये लोग, क्योंकि ये फायर साइन में अभी है, आपको देखने को मिलेगा बहुत बार लड़ाई हो जाना, बहुत बार इम्पेशेंस हो जाना, एंगर इश्यूज इनको आ जाना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अपने चंद्रमा को और अपने मार्स को यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि हाई बीपी का भी एक बहुत ज़्यादा अगर मार्स के साथ कनेक्टेड है तो एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, एक कंजंक्शन बन जाता है। इन 10th हाउस का कारक है सैटर्न। 10th हाउस के और भी बहुत कारक हैं। एंड सैटर्न 10th हाउस में बहुत ज़्यादा इनिशियल इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली इनके करियर में, क्योंकि करियर इनका बहुत ज़्यादा मेन फोकस रहता है, जिसकी वजह से हमेशा, जैसे अगर ये लोग स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपने बिजनेस को सेटअप करने में, ओवरऑल अपना एक प्रेजेंस अपने ऑफिस के घर में या फिर ऑफिस के टाइमिंग्स में अपने आप को ढालने में बहुत ज़्यादा इनको इनिशियल स्टेज में दिक्कत होती है। पर 10th हाउस, क्योंकि ये अब इनका खुद का घर है, बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको रिजल्ट्स देंगे। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, अपने घर के माहौल को लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर 10th हाउस सैटर्न वालों के साथ बहुत देखा है कि या तो ये अपना घर संभाल पाएंगे या तो अपना प्रोफेशन संभाल पाएंगे। के साथ लाइफ की स्ट्रैटेजी है कि अगर ये लोग दोनों चीज़ को बैलेंस करके नहीं चलते, सो दोनों चीज़ वहाँ पर इनके जीवन से ख़त्म हो जाती है। अगर 4th हाउस बैलेंस नहीं किया तो इनका 10th हाउस ख़राब होता है, 10th हाउस बैलेंस नहीं किया तो इनका 4th हाउस ख़राब होता है। तो इसीलिए इनको दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। एंड क्योंकि दोनों केंद्र के हाउसेस हैं, 4th हाउस 10th हाउस, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि अच्छे से आप इसको समझ के चलें, इस कंजंक्शन को यहाँ पर, इस प्लेसमेंट को यहाँ पर समझ के चलें। अगर यहाँ पर और प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन है या फिर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सैटर्न वीनस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनिशियल स्टेज में इनको किसी फीमेल से दिक्कत आ सकती है अगर सैटर्न वीनस का यहाँ पर कंजंक्शन बन रहा है तो, क्योंकि यहाँ पर वीनस आके दिग्बलहीन हो जाता है, इसकी जो डायरेक्शन है वीनस की वो चली जाती है एंड वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सैटर्न 10th हाउस मैंने स्टील फैक्ट्री ओनर्स के चार्ट में देखा है, ऐसे लोगों के चार्ट में देखा है जिन्होंने स्क्रैच से, माइनस से अपना एम्पायर बनाया है। इंडस्ट्रियलिस्ट का चार्ट है ना, गांव से उन्होंने स्टार्ट किया एंड उसके बाद अभी उन्होंने पूरी अपने नाम से इंडस्ट्री बना दी। मेरे क्लाइंट थे, वो अपना चार्ट लेके आए थे, उनके 10th हाउस में सैटर्न था, सैटर्न इन कैंसर 10th हाउस में, मून उनका उच्च का बैठा हुआ था। सो इस वजह से आपको
ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये प्लेसमेंट है जो कि किंग मेकर है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर मैटर वॉट, चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो, आपकी तबीयत कैसी भी हो, कोई नहीं पड़ता कि आपका सिचुएशन क्या है, आपको काम करना है मतलब काम करना है, सिर नीचे काम ऊपर, इनकी सीधी सी लाइफ की फिलॉसफी होती है। एंड रिलेशन में ओवरऑल तो इनको कोई दिक्कत नहीं आती, पर इनके वर्कोहॉलिक होने की वजह से, इनको टाइम ना देने पाने की वजह से, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को टाइम ना दे पाने की वजह से इनको एक रिग्रेट रह जाता है दैट मैंने अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देखा, मैंने अपने स्पाउस के साथ रिलेशंस ख़राब कर लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने काम को, अपने करियर को प्रायोरिटाइज़ किया, अपने कर्म को प्रायोरिटाइज़ किया बहुत ज़्यादा, अपने जैसे वर्कोहॉलिक होने की वजह से यहाँ पर चीज़ों को वो संभाल नहीं पाए। काफ़ी अच्छी पोजीशन है ओवरऑल। इनिशियल स्टेज में थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं, एंड उसके बावजूद भी इनको लगातार ये ऐसी प्लेसमेंट है कि आपको यहाँ पर लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये मार्स यहाँ पर आके एक्सॉल्टेड होता है। तो जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आपको ये दिखाना नहीं आएगा कि आई एम द वन एंड आप मेरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आके दिग्बली हो जाता है, तो आपके लिए चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस चीज़ को समझ के चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सैटर्न 10th हाउस काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के मैंने चार्ट में देखा है ये प्लेसमेंट। सैटर्न इन 11th हाउस, 11th हाउस का सैटर्न आपको 2-3 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट देगा। की बात, आपका जो सोशल सर्कल है, या तो आप इनिशियल स्टेज में उनसे धोखा खा देंगे, आपको किसी तरह से पार्टनरशिप में यहाँ पर धोखा देखने को मिलेगा। 2 तरह से इनको धोखा मिलता है, एंड इनके जो दोस्त हैं वो ज़्यादा टिकते नहीं हैं यहाँ पर, बहुत छोटा सोशल सर्कल होता है इनका, क्योंकि इनको समझ नहीं आता कौन इनका असली दोस्त है एंड कौन इनसे सिर्फ और सिर्फ डील करने आए हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। ये चीज़ इनको फिल्टर आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्लेसमेंट में। ऑल्सो किसी भी तरह की अगर आप डील कर रहे हैं, स्पेशली अपने नेटवर्क में, मनी रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मेक श्योर आप उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसके स्क्रीनशॉट्स, उसका कोई भी एक एविडेंस अपने साथ रखते हैं, वरना बाद में जाके ये चीज़ आपको दिक्कत दे सकती है। बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि सैटर्न 11th हाउस वालों ने कोई डील करी, एंड जब पेमेंट करने की बारी आई या फिर पैसा वापस करने की बारी आई, सामने वाला मुकर गया एंड अपने वर्ड्स उसने नहीं रखे, उसने पैसे वापस नहीं दिए, उसने डील नहीं करी। या फिर ये भी चीज़ मैंने देखी है कि अगर आपने अपने नेटवर्क का यूज़ करके 2 लोगों में डील कराई, तो उन 2 लोगों ने अपने तरफ से डील कर ली एंड आपको उस डील से बाहर निकाल दिया ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा किसी भी सोशल सर्कल में या किसी भी फ्रेंड सर्कल में आप घुसने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे रहिए, किसी भी सर्कल में घुसने के लिए अपने आप को मॉडिफाई मत कीजिए, क्योंकि ये लोग वैसे ही थोड़े डेस्परेट हो जाते हैं क्योंकि इनके फ्रेंड्स नहीं रहते। तो इनको ये चीज़ समझनी होगी कि आप अपने साथ जितना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे उतना आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। जितने कम एंड लॉयल फ्रेंड्स आप यहाँ पर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ आपका नेटवर्क काफ़ी बड़ा होते जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है। यहाँ पर मैंने बहुत बार इन लोगों को विटामिन सी की कमी देखी है, तो मेक श्योर कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी या तो सप्लीमेंट्स के द्वारा या फिर लेमन्स के द्वारा या फिर किसी भी तरह से आप अपने बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। 11th हाउस में आपका नेटवर्क आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, पर आपको स्मार्टली अपने नेटवर्क से प्ले करना पड़ेगा, आपको स्मार्टली नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। पर ये आपका नेटवर्क आपको भी कमा के देगा एंड आपके साथ साथ दूसरों को भी कमा के देगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नेटवर्क आप एक टाइम के बाद धोखे खाने के बाद ऐसे अच्छे से नेटवर्क बिल्ड करना आप समझ जाते हैं, नेटवर्क बिल्ड करना आपको आ जाता है कि आपसे बड़ा फिर अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा नेटवर्क बिल्डर यहाँ पर कोई नहीं मिलता। 11th हाउस में इनके बड़े भाई से अगर अच्छे से यहाँ पर प्लेस है सैटर्न, तो काफ़ी सारे गिफ्ट्स मैंने देखे हैं कि 11th हाउस का सैटर्न आपको दिलवा देगा, या फिर अपने ताऊ जी से, यानी कि अपने फादर के बड़े भाई से, क्योंकि ये 9th हाउस से 3rd पड़ता है, तो आपके फादर के सिबलिंग्स, जो आपके फादर के बड़े सिबलिंग्स है, उनसे आपको कोई प्रॉफिट मिल सकता है, कोई इनहेरिटेंस किसी भी तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स मैंने इन लोगों के साथ होते हुए देखी है दैट प्रमोशन जस्ट होने वाला था एंड लास्ट मोमेंट पे वो रुक गया, या फिर किसी भी तरह से इनको नीचे गिराने की कोशिश, या फिर जलन की वजह से, या तो फिर किसी इंटरनल वजह से जो कि इनके सामने नहीं आती है, क्योंकि इनके पीठ पीछे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में इनको बहुत बार घसीटा जाता है, अगर ये मतलब नहीं भी रखते हैं तो भी इनको ज़बरदस्ती उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। सो आई वुड से कि बहुत लिमिटेड अपने कलीग्स के साथ इंटरेक्शन रखिए, अगर ऐसा कुछ वहाँ पर हाल है आपका ऑफिस में या फिर आपके वर्क प्लेस में, लिमिटेड इंटरेक्शन रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये शनि का मूल त्रिकोण है, तो यहाँ पर शनि काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। एंड अगर आप
दिक्कतें फेस कर रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कंसल्ट। अपने लिंक्स भी नीचे डाल दूंगा, अगर आपको इंस्टाग्राम में मेरे को DM करके आप वहां से भी सेशन बुक कर सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर सैटर्न इन 11th हाउस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटर्न इन 12th हाउस। एक चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है कि आपका घर में तो शायद ही कुछ होने वाला है आपके होम टाउन में, क्योंकि अगर ये प्रोमिनेंट प्लेसमेंट है आपके पास, सैटर्न अच्छे से यहाँ पर प्लेस्ड है, शटबल इसका ज़्यादा है या फिर ज़्यादा प्लैनेट्स के साथ यहाँ पर कंजंक्शन में, मान के चलिए कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो कर्म है वो फॉरेन में है, वो आपके बर्थ प्लेस से दूर है। क्योंकि इन एस्ट्रोलॉजी फॉरेन सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों को कंसिडर नहीं किया जाता, फॉरेन उस जगह को कंसिडर किया जाता है जहाँ से आपके बर्थ प्लेस का कल्चर दूसरा है, यहाँ से आपके बर्थ प्लेस का कल्चर टोटली डिफरेंट है। उस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी में फॉरेन कंसिडर किया जाता है। सो अगर कोई बंदा चेन्नई में रह रहा है तो उसके लिए दिल्ली एक फॉरेन है, कोई बंदा अगर कोलकाता में रह रहा है तो उसके लिए मध्य प्रदेश एक फॉरेन है। उस तरह से आप इसको ले सकते हैं, उस तरह से समझ सकते हैं। हालांकि ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए, चाहे आपके देश के बाहर हो या फिर आप कहीं पर भी देख रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। इंडिया में भी अगर आप एक कोने से दूसरे कोने के लिए देख रहे हैं, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा मैं देखी है डिस्टर्ब करके रखता है, एंड इसका सबसे बेस्ट रेमेडी मेडिटेशन है। क्योंकि 12th हाउस आपका क्या है, 12th हाउस आपकी एनर्जी है जो कि खुद से बहती है, जो कि आकाश से आती हुई एनर्जी है। 12th हाउस आकाश है, तो वहाँ पर आप ऐसी कोई रेमेडी नहीं कर सकते जो कि आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी नहीं है, ऐसी कोई रेमेडी नहीं कर सकते जो कि तुरंत काम करेगी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान की चलती है। तो आप यहाँ पर अपनी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप रेमेडी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, एंड बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल ऊपर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, डीप मेडिटेशन करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना स्पिरिचुअल बनेंगे उतना अच्छा होगा। अगर आप किसी भी तरह से स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, ये आपके स्लीप को डिस्टर्ब कर देगा, एंड स्पेशली आपके अपर हेड रीजन को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ये या तो डिस्टर्ब कर देता है, या तो फिर गंजेपन की तरफ लेके जाएगा, या किसी भी तरह से आपके हेड में ये दिक्कत दे सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। स्मोकिंग वगैरह किसी के लिए भी, चाहे किसी की कोई प्लेसमेंट हो या ना हो, किसी के लिए भी जीवन में अच्छी नहीं है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि किसी को भी अपनी हेल्थ को बिगाड़ना आई डोंट थिंक सो अच्छा लगता है। क्योंकि आपके पास दो ही चीज़ है जो आप वापस नहीं ला सकते, आपका समय एंड आपकी हेल्थ। समय आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मनी की तरह यूटिलाइज़ कीजिए, उसको सबसे वैल्यूएबल एसेट की तरह यूटिलाइज़ कीजिए। एक बार को आप वापस से पैसे भी कमा सकते हैं, वापस से आप अपना नई जगह जाके नाम भी बना सकते हैं, पर आप अपनी हेल्थ वापस नहीं ला सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ से खिलवाड़ मत कीजिए। शनि 12th हाउस वालों को वर्कोहॉलिक ये लोग होते हैं, पर उसकी वजह से अपनी स्लीप बहुत ज़्यादा कम कर देना या तो फिर इंसोम्निया हो जाना, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखी है। इनके साइकिक ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, या तो इनके पितृ इनको इनके ड्रीम्स में कांटेक्ट करेंगे, किसी देवी का या फिर किसी देवता का इनको दर्शन होना। अगर ये मार्स से कनेक्ट हो रहा है या फिर जुपिटर से यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, या फिर जुपिटर सैटर्न मार्स सैटर्न का यहाँ कंजंक्शन बन रहा है, या जुपिटर मार्स का भी कंजंक्शन अगर बन रहा है, यहाँ पर इनको लोगों से या फिर पितरों से बहुत ज़्यादा इनको ड्रीम्स आते हैं, पितरों के रिलेटेड इनको ड्रीम्स आते हैं। एंड वो ड्रीम्स रैंडम नहीं होते, यू शुड टेक एक्शन ऑन देम। अगर आपके पितर वहाँ पर अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं, आपको अपने पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहिए, पितरों के लिए कुछ पूजा, या फिर अगर आप अपने पितरों के लिए रुद्राक्षी माला पे कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं उनको समर्पित करके, दैट वुड बी अ वेरी गुड रेमेडी इन दिस पोजीशन। फॉरेन में आपका सेटलमेंट का चांसेस बहुत अच्छा है, फॉरेन में स्टडीज़ का चांसेस बहुत अच्छा है, 9th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड 12th हाउस सैटर्न में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, एंड बहुत साइकिक प्लेसमेंट है। यहाँ पर थोड़े नाइटमेयर्स या फिर थोड़ी सी साइकिक पावर आपके पास रहती है, जिसकी वजह से लोग शुरू में डर जाते हैं दैट इनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, एंड इनको लगता है कि इनको किसी दूसरे वर्ल्ड के एंटिटीज़ ने घेर लिया है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। ये इनिशियली इनका भ्रम होता है या फिर इनिशियल साइकिक एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे इस चीज़ से कंफर्टेबल होते जाते हैं, इनको ये चीज़ समझ आती जाती है दैट ओके दिस इज़ अ सुपर पावर दैट आई हैव गॉट फ्रॉम गॉड। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बस आपको यहाँ पर अपनी स्लीप एंड वर्कोहॉलिक होने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इतने सारे सपोर्ट के लिए, इतने सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, किसी भी तरह का आपको कंसल्टेशन के रिलेटेड या फिर वीडियो के रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, यू कैन डेफिनेटली टेल मी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।